हेलो बच्चों, कल हमने आपके डीएनए की स्ट्रक्चर को पढ़ा था कि डीएनए किससे बना होता है। आज हम उसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे और डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं आपकी डिस्कवरी ऑफ डीएनए की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1869 में मिशर ने आपके एक डीएनए को नहीं, आप ऐसे मान के चलो, उसने एक मटेरियल आइसोलेट करा था जो कि एसिडिक मटेरियल था। उसे जब इस मटेरियल को आइसोलेट करा तो उसने उसका नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास आए विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने क्या करा, आपके एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा से डीएनए की 2D इमेज बनाई। कौन सी इमेज बनाई? 2D। उसके बाद आता है आपका वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा बेटा, इसने आपकी इस 2D इमेज का एनालाइज करा, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करा, इसकी इमेज का एनालिसिस करा और दिया आपको 3D डबल हेलिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल दिया? 3D डबल हेलिक्स मॉडल। तो हुआ क्या, आपके इस 3D डबल हेलिक्स मॉडल का हॉलमार्क क्या था? इसका हॉलमार्क था, मतलब इसकी जो मेन फीचर था वो था आपकी बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग का मतलब हमने कल ही पढ़ा था कि एडेनिन जो होते हैं वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं और जो ग्वानिन होते हैं वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस बेस पेयरिंग से हमें एक प्रॉपर्टी पता चली डीएनए की जिसका नाम था कॉम्प्लीमेंटेरिटी। कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब क्या होता है, अगर हमें आपके डीएनए की एक स्ट्रैंड नोन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके सामने वाली स्ट्रैंड का हम आराम से पता लगा सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला भाई कि हमारा जो डीएनए है वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी की नेचर शो करता है। तो अगर हम बात करें अब अपने डीएनए की सेलिएंट फीचर्स की, मतलब इसके बाद जो हमने पूरा निचोड़ निकाल के डीएनए की सेलिएंट फीचर्स, डीएनए के फीचर्स क्या कह दिए, तो देखो सबसे पहले हमें पता चला हमारा जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड है और एक हेलिकल फॉर्म में होता है, मतलब स्ट्रेट फॉर्म में नहीं, इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में काम करता है। दूसरा हमें ये पता चला अगर आपकी वो हेलिकल फॉर्म है तो बेटा वो राइट हैंडेड कोलिंग होती है। कोई सी कोलिंग होती है? राइट हैंडेड कोलिंग, या फिर आप ऐसे कहो वो राइट हैंडेड कोइल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? राइट हैंडेड कोइल्ड। तो देखो ये हमारा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, राइट हैंडेड कोइल्ड है। इसके अलावा हमें क्या पता चला, हमारे डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल मतलब अगर एक स्ट्रैंड आपको 5 से 3 डायरेक्शन में देखने को मिल रही है तो दूसरी स्ट्रैंड आपको 3 से 5 डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो इस डीएनए की जो बैकबोन होती है, मतलब जो मेन बैकबोन होती है वो किसकी बनी होती है? शुगर और फोस्फेट की, कल हम बात कर चुके हैं। और इस डीएनए के इनवर्ड अंदर की तरफ आपके नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ये पूरी 5 to 3 स्ट्रैंड थी। जब हमने इसको उल्टा करके सामने दूसरी स्ट्रैंड रखी तो जो हमारी नाइट्रोजन बेस आपके बैकबोन से बाहर निकले हुए होते थे वो इस डबल हेलिकल डीएनए के अंदर कहां दिखने लग गई? इनवर्ड, अंदर की तरफ दिखने लग गई। इससे क्या हुआ, हमें ही पता चला हमारी नाइट्रोजन बेस एक दूसरे पे स्टैक करते हैं। स्टैक मतलब एक नाइट्रोजन बेस, दूसरा नाइट्रोजन बेस, तीसरा नाइट्रोजन बेस। इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमें ये पता चला कि नाइट्रोजन बेस की स्टैकिंग जो है ये आपके डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हमने कल ही बात करी थी इवोल्यूशन में डीएनए को सबसे बढ़िया जेनेटिक मटेरियल बनाया है, उसमें उसे सारे फीचर्स दिए गए जो कि उसे क्या बना सकते हैं? स्टेबल बना सकते हैं। उस टेबल में एक पॉइंट ये भी आया भाई कि नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, इस वजह से आपका डीएनए स्टेबल होता है। दूसरा पॉइंट हमें ये देखने को मिला कि नाइट्रोजन बेस के बेसिस के बीच में आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से भी आपके डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो स्टैकिंग ने भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी और आपके इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी। अब देखो इसके अलावा हम अगला फीचर ये है बेटा कि आपके जो डीएनए होता है उसकी जो पिच होती है, पिच मतलब जो तुमने एक बार ऐसे घुमाया है, ये जो सेंटर वाली पिच है इसकी लेंथ होती है बेटा 3.4 नैनोमीटर। कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। और आपका जो एक टर्न होता है उस टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 10। इसके अलावा आपके जो दो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं आपके पूरे के पूरे डीएनए में, उनके बीच में डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। और अगर हमें किसी डीएनए की लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आपका जो दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस है और जितने भी बेस पेयर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे डीएनए की लेंथ पता चल जाएगी। अब एक पॉइंट तो ये हुआ। अब एक पॉइंट और आता है बेटा, जो आपका डीएनए है उसका डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है। मतलब थ्रू आउट द लेंथ, कितना भी लंबा डीएनए हो, शुरुआत से लेकर आखिरी तक उसका डायमीटर कितना रहेगा आपके पास? 2 नैनोमीटर रहेगा। एक बार इस पॉइंट को समझते हैं, 2 नैनोमीटर डायमीटर को। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए इस तरीके से। तो इसकी जो डायमीटर है ये रहेगा आपका 2 नैनोमीटर थ्रू आउट द लेंथ। एक बात ये भी हमें समझ आती है कि हमने ये कहा कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो आपके पायरामिडीन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। देखो अगर हमारे पास प्यूरिन्स डबल
रिंग स्ट्रक्चर होती है और पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। तो थ्रू आउट द लेंथ अगर प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स के साथ ही बॉन्ड बना रहे हैं तो आपको विड्थ के अंदर हमेशा 3 रिंग देखने को मिलेगी। अगर हमारे प्यूरिन्स प्यूरिन्स के साथ बॉन्ड बनाते, पायरिमिडीन्स पायरिमिडीन्स के साथ बॉन्ड बनाते, तो हमें कहीं ना कहीं 2 रिंग देखने को मिलती और कहीं पे 1 रिंग और 1 रिंग देखने को मिलती। तो हमारी जो ये बात है जो हमने अभी कही कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द डीएनए आपका जो डीएनए का डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर रहता है, ये बात गलत हो जाती है। तो एक पॉइंट ये भी है कि जो हमने चार्जेस ने ये कहा कि आपके प्यूरिन्स हमेशा पायरिमिडीन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसका एक पॉइंट ये भी आता है कि हमें अपने डीएनए की लेंथ या फिर डीएनए का जो डायमीटर है वो थ्रू आउट द सेम रखना है, इसीलिए हमारे पास प्यूरिन्स हमेशा किसके साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं, पायरिमिडीन के साथ। तो आपको इसकी विड्थ में कितनी रिंग देखने को मिलेंगी, 3। थ्रू आउट द लेंथ सिर्फ 3 रिंग चलेंगी, कभी भी ऐसे 4 रिंग या 2 रिंग नहीं देखने को मिलेंगी। डन। अब हम पढ़ते हैं बेटा अपना अगला टॉपिक। देखो हमारा अगला टॉपिक है बेटा सेंट्रल डोग्मा। बेटा ये भी वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसमें बोला गया था कि आपका जो डीएनए होता है उससे आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है और आपका डीएनए अगर अपने आप को डबल कर रहा है तो उसने रेप्लिकेशन बोला था। डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन बोला था और यहाँ पे बोला था भाई ट्रांसलेशन होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरीके से होता है, सेंट्रल डोग्मा के थ्रू होता है। और इसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। इसके अलावा हमने कहा था कि हमारे पास मान लो वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर क्या मेथड चलता है, वायरसेस में उल्टा होता है बेटा। वायरसेस में आरएनए का डीएनए बनता है, तो जो ये आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एचआईवी का इन्फेक्ट करने का सेल को मैकेनिज्म पढ़ा रखा है, ये वही बात चल रही है कि आपका वायरस आएगा, किसी भी सेल को इन्फेक्ट करेगा, सेल को इन्फेक्ट करने के लिए उसे अपनी कॉपीज भी चाहिएगी। कॉपीज बनाने के लिए वो अपना आरएनए सेल के अंदर डालेगा, उसके बाद उसका डीएनए बनाएगा, देन उसकी प्रोसेस शुरू। तो ये आपका किसमें आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। एंजाइम कौन सा यूज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये बात समझ आई। चलो अब हम बात करते हैं हमारी सबसे अलग टॉपिक की। अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना बेटा वो आपके डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है हमने, टोटली डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है। अब हमारा अगला टॉपिक है आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में क्या होता है, होता ये है कि अगर हम अपने खुद के ह्यूमन डीएनए की बात करें और हम उसकी लेंथ नापे अपने हैप्लॉइड बेस पेयर या फिर डिप्लॉइड बेस पेयर को उसके 0.34 जो बेस का डिस्टेंस है, 2 बेस का डिस्टेंस, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ह्यूमन के एक डीएनए की लेंथ आती है जो हमारी एक सेल में प्रेजेंट होता है 2.2 मीटर। सेम टू सेम हमारे पास बैक्टीरिया की भी लेंथ आती है जो कि काफी बड़ी होती है। तो होता ये है कि लॉजिक लगाए तो 2.2 मीटर का हमारे पास डीएनए है एक सेल में, और सेल खुद अपनी बहुत छोटी सी होती है। तो इतनी छोटी सी सेल में इतने बड़े डीएनए को आप उसके न्यूक्लियस में नहीं रख सकते। इसको रखने के लिए हम करते हैं आपके डीएनए की पैकेजिंग। बेटा ये पैकेजिंग आपके प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और आपके यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। हम थोड़ा सा विस्तार में यूकैरियोट्स को पढ़ेंगे, पर अभी प्रोकैरियोट्स देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या देखा था हमने, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि हमारे पास ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में आपका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या डीएनए है वो आपका एक एरिया में पड़ा होता है इस तरीके से, और उस एरिया का नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। तो आप सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखोगे कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज तो है ही, और वो रैप्ड बाय बेसिक प्रोटीन। मतलब मैंने किसी प्रोटीन का नाम नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें ये कहा है कि आपका जो मान लो ये आपके बैक्टीरिया का डीएनए है, इस डीएनए की लेंथ छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपके इस डीएनए को बेसिक प्रोटीन के साथ बांध देंगे। धीरे धीरे बांधने से क्या होगा, ये कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंडेंस। कंडेंस मतलब लेंथ छोटी नहीं होगी, इसने जो एरिया कवर कर रखा है वो क्या हो जाएगा, कम।
और वो एरिया जिसे ये कवर करता है और आपकी साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आपके बैक्टीरिया में डीएनए के अराउंड क्या रैप्ड होता है, तो आप कहोगे बेसिक प्रोटीन्स रैप्ड होते हैं। कौन से प्रोटीन्स रैप्ड होते हैं? बेसिक प्रोटीन। तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था। जो हम ज्यादा पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा यूकेरियोट्स। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा यूकेरियोट्स। हमने अभी पढ़ा कि आपके जो यूकेरियोटिक डीएनए होता है वो 2.2 मीटर का होता है। ह्यूमन के न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए आना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक एम होता है। आपका ये डीएनए था, अभी हमने पढ़ा, जिसका डायमीटर था 2 नैनोमीटर। बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए में इस 2 नैनोमीटर के खुद के डीएनए से एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है जिसका नाम होता है क्रोमोसोम। और इस पूरे क्रोमोसोम का खुद का डायमीटर 1400 नैनोमीटर होता है। मतलब आपके पास 2 नैनोमीटर की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको तुमने इतना कंडेंस कर दिया कि उस से जो स्ट्रक्चर बनी उसका खुद का डायमीटर कितना है? 1400। कितना है? 1400। तो देखो हुआ क्या, हमें आपके पैकेजिंग ऑफ डीएनए में 2 नैनोमीटर की डीएनए को 1400 नैनोमीटर की किस में कन्वर्ट करना है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कैसे होता है ये। देखो इससे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चलो ऐसे ही बात करते हैं। ये हमारा 2 नैनोमीटर का डायमीटर और ये हमारा डीएनए 2 नैनोमीटर डायमीटर। सबसे पहले बेटा आपके पास इसे रैप करने के लिए आएंगे हिस्टोन प्रोटीन। कौन आएंगे? हिस्टोन प्रोटीन। आपके पास 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, H1 लिंकर हिस्टोन। अगर इनके बारे में पता करें तो बेटा ये पॉजिटिव प्रोटीन होते हैं, क्योंकि आपका जो डीएनए होता है वो नेगेटिव होता है। अगर डीएनए नेगेटिव है तो उसको रैप करने के लिए किसी पॉजिटिव चीज की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो यहाँ पे हिस्टोन है ये पॉजिटिव प्रोटीन है और ये बना होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन, जो कि आपके बेसिक अमीनो एसिड है। आपको याद हो तो मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स एसिडिक बेसिक पढ़ाए थे। तो आपको जो बेसिक अमीनो एसिड है आर्जिनिन लाइसिन, उनसे मिलके आपका क्या बना हुआ होता है? आपका हिस्टोन बना हुआ होता है। तो सबसे पहले आता है आपका हिस्टोन। हिस्टोन H2A, H2B, H3 और H4 होता है। यहाँ पे सबसे पहले इस 2 नैनोमीटर के इस डीएनए को रैप करने के लिए आपके ये 4 हिस्टोन प्रोटीन जरूरी होते हैं। ये आपके 4 हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं बेटा। H2A के 2, H2B 2, H3 2, H4 2। इस तरीके से ये अपने डबल नंबर में प्रेजेंट होते हैं और ये बनाते हैं ऑक्टामर। क्या बनाते हैं? ऑक्टामर। तो हम कहेंगे सबसे पहले इस 2 नैनोमीटर के डायमीटर को रैप करने के लिए हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन आएगा, या फिर हम कहेंगे हिस्टोन ऑक्टामर आएगा। क्या आएगा? हिस्टोन ऑक्टामर। तो हुआ ये कि हमारे पास आपका इतना लंबा डीएनए है। सबसे पहले हम इसको पैक करने के लिए क्या करेंगे, इस डीएनए के पास ऐसे इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर लेके आएंगे। आपका डीएनए क्या करेगा, इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड टर्न लेगा, ऑलमोस्ट 2 टर्न। ऑलमोस्ट 2 का मतलब है 1.5 और उससे थोड़ा सा ज्यादा टर्न लिया जाए। कैसे? ये हिस्टोन ऑक्टामर है, डीएनए आया, सबसे पहले 1 और ऑलमोस्ट 2 टर्न ले लिया। ऐसे ही आपने क्या करा, अभी निकलता हुआ डीएनए दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर लाए, इसने क्या करा 1 और उससे थोड़ा सा आगे टर्न ले लिया। नोटिस करो आपके पास कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है तो इसके अराउंड 2 टर्न, फिर एक हिस्टोन ऑक्टामर है इसके अराउंड फिर से 2 टर्न, ऑलमोस्ट 2 टर्न, फिर एक हिस्टोन ऑक्टामर है इसके अराउंड ऑलमोस्ट 2 टर्न। तो हुआ ये, जो आपका बहुत लंबा डीएनए था उसके बीच में हिस्टोन प्रोटीन आके जुड़ने लगे हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड टर्न लेने लगा है। इस टर्न लेने की वजह से अब जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगी उसका जो डायमीटर होगा वो आपको मिलेगा 10 नैनोमीटर। इसका मिलेगा आपको 10 नैनोमीटर का। तो हुआ क्या, हमारा पहला काम पूरा हुआ। हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर की वजह से आपका 2 नैनोमीटर का जो डीएनए था, जो उसकी विड्थ थी या फिर जो उसका डायमीटर था, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? 10 नैनोमीटर। मतलब जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है उसका डायमीटर कितना है? 10 नैनोमीटर। बेटा इसको न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं। किसको? जब आपके हिस्टोन के अराउंड आपका डीएनए जो रैप हो जाए, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। ठीक है, तो देखो हमने कहा था हिस्टोन प्रोटीन आएंगे रैप करने के लिए,
और रैप करने के लिए 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन आने थे, 4 हमने यूज कर लिए। 4 यूज करने के बाद हिस्टोन प्रोटीन 4 यूज करने के बाद हमारा जो डीएनए रैप हुआ है वो कितना हुआ है, 2 से 10 नैनोमीटर का हो गया। और हमें कितना करना है, 1400 नैनोमीटर तक का करना है। तो देखो 1400 नैनोमीटर का कैसे होगा, मैं ये वाला पोर्शन रिमूव कर दी हूं। देखो अब आएगा हमारा H1 लिंकर हिस्टोन। अब आएगा हमारा H1 लिंकर हिस्टोन। H1 लिंकर हिस्टोन क्या करेगा, आपका जो ये डीएनए आपके इस ओक्टामर पे रैप होता जा रहा था, ये टेक्निकली H1 लिंकर हिस्टोन आगे कहां जुड़ेगा, ये आपके किस एरिया में आके जुड़ेगा, देखो ये आपका ओक्टामर है, डीएनए आया, एक रैप, ऑलमोस्ट दूसरा रैप लिया। दूसरा रैप लेने के बाद जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इस बाहर निकलते हुए पॉइंट पे आपका H1 लिंकर हिस्टोन आके लग जाएगा। कौन सा लिंकर लग जाएगा, H1 लिंकर हिस्टोन। तो टेक्निकली H1 लिंकर हिस्टोन एक काम करता है, क्या काम करता है, ये आपके आउटगोइंग डीएनए को एंगल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एंगल। फिर से समझो, ये आपका हिस्टोन ओक्टामर है, डीएनए आया, 1 रैप, ऑलमोस्ट सेकंड रैप। वैसे अगर हम बात करें ना एक्यूरेटली तो 1.65 टर्न होते हैं, मतलब ना तो पूरा 2 टर्न होता है ना हाफ टर्न होता है। टर्न कितना होता है, ये ओक्टामर है, ये डीएनए 1 टर्न, दूसरा टर्न कितना लिया जाएगा, ऑलमोस्ट 65, पूरा 2 भी नहीं होगा, 65 टर्न लिया जाएगा। जैसे ही 65 टर्न बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर कौन आके लग जाएगा, आपका H1 लिंकर हिस्टोन। ठीक है भाई, H1 लिंकर हिस्टोन ने फिर एक काम करा, इसने काम क्या करा, जो आपका डीएनए बाहर निकल रहा है इसे एक पर्टिकुलर एंगल प्रोवाइड करा, पहला काम। दूसरा, इस स्ट्रक्चर में क्या काम होगा, आपने अभी देखा कि जो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो एक दूसरे के बाद एडजस्टेड होते हैं। याद करो पिछली बार हमने जो प्रोटीन्स पढ़े तो हमने कहा था जो प्रोटीन होता है उनके पास एक एंड चेन होती है, एक सी चेन होती है। याद आ रहा है, एंड चेन और सी चेन पढ़ा था हमने। एंड चेन और सी चेन कैसे बने थे, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड जुड़ रहे थे, आखिरी में एन टर्मिनल बचता है, लास्ट में सी टर्मिनल बचता है। तो इस 10 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर के बाद जब आपका H1 लिंकर हिस्टोन आकर जुड़ता है और उसके बाद 2 काम होते हैं। पहला तो H1 लिंकर हिस्टोन आउटगोइंग डीएनए को एक एंगल प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या होता है, आपके जो हिस्टोन प्रोटीन की चेन्स होती है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये दूसरा हिस्टोन प्रोटीन है, बेटा ये दोनों हिस्टोन प्रोटीन्स की चेन भी एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाती है। तो देखो कितना सारा डीएनए आपका कंडेंस होता जा रहा है, कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। पहले 2 नैनोमीटर का 1.65 टन लिए, H1 लिंकर हिस्टोन आया, फिर थोड़ा सा बाहर निकला, फिर आपको एक ओक्टामर देखने को मिला, फिर थोड़ा सा बाहर निकला, फिर एक ओक्टामर देखने को मिला। अब फायदा क्या हुआ, इसके बाद आपके जो हिस्टोन्स थे, जो बीच में थोड़ा थोड़ा डीएनए बचा भी हुआ था, आपके जो हिस्टोन्स थे उन्होंने भी क्या करा, एक दूसरे के साथ बाइंडिंग शो करनी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, आपके पास जो स्ट्रक्चर बनी बेटा वो बनी 30 नैनोमीटर की। कितने नैनोमीटर की स्ट्रक्चर बनी, 30 नैनोमीटर की। और ये 30 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर आपके पास 2 तरीके से बन सकती है। पहली बनती है सोलिनोइड तरीके से और दूसरी बनती है जिगजैग तरीके से। इसे हम सोलिनोइड या जिगजैग मॉडल भी बोलते हैं। सोलिनोइड मॉडल कैसे होता है बेटा, अगर आपकी हिस्टोन ओक्टामर्स और डीएनए अपने आप को इस तरीके से स्ट्रक्चर बना ले तो उसे हम बोलते हैं सोलिनोइड मॉडल। और अगर इस तरीके से आपका रैप डीएनए और आपके हिस्टोन स्ट्रक्चर बना ले उसे हम बोलते हैं जिगजैग मॉडल। ह्यूमंस में बेसिकली ये सोलिनोइड मॉडल देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे सबसे पहले 2 नैनोमीटर का सिंगल स्ट्रैंड या फिर सीधा सीधा स्ट्रैंड, 10 नैनोमीटर का हिस्टोन के अराउंड रैप्ड स्ट्रैंड, उसके बाद 30 नैनोमीटर की हमारे पास स्ट्रक्चर आती है जो कौन सा मॉडल होता है, सोलिनोइड। कौन सा मॉडल होता है बेटा, सोलिनोइड। अब देखो, अच्छा ये उतारना है तो एक बार आप उतार लो। हो गया होगा बेटा। अब देखो इसके बाद हम सोलिनोइड मॉडल से लेके ही चलते हैं। तो हुआ क्या हमारे पास, अभी सोलिनोइड मॉडल आया था। अब ये सोलिनोइड मॉडल जो हमारे पास 30 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर बनी थी बेटा, अब ये कन्वर्ट होगी आपकी 300 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर। किसमें कन्वर्ट होगी, 300 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर। अब ये बनाएगी बेटा आपके लूप्स। क्या बनाएगी, लूप्स। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। और अब ये 300 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर होगी कन्वर्ट 700 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर। कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 700। इसमें ये क्या बनाएगी,
ये लूप्स कंडेंस्ड होते जाएंगे कुछ इस तरीके से, और लास्ट में ये बना लेगा 1400 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर, जिसमें ये लूप्स अपने आप को इस तरीके से क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे। अब समझो यहाँ पे जो की पॉइंट पकड़ना है, 2 नैनोमीटर से लेकर 30 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर जो होती है आपकी, ये होती है लो लेवल पैकेजिंग। लो लेवल पैकेजिंग मतलब अभी ये जो डीएनए है ये बहुत लो लेवल में कंडेंस्ड है बेटा। इसमें जो प्रोटीन यूज होता है वो होता है आपका हिस्टोन। कौन सा होता है? हिस्टोन। 30 नैनोमीटर के बाद जो 1400 नैनोमीटर तक जाता है बेटा, इसे कहते हैं हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग। क्या कहते हैं? हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग। लो लेवल ऑफ पैकेजिंग में कौन सा प्रोटीन काम कर रहा है? हिस्टोन। बेटा हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग में आपके काम करते हैं नॉन हिस्टोन। ही सीधा क्वेश्चन आता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो कोई आपसे पूछ ले लो लेवल पैकेजिंग कहां तक जा रही है? 2 से 30, ठीक है। और हाई लेवल कहां से जा रही है? 30 से शुरू होके या फिर 300 से शुरू होके 1400। इसमें कौन से प्रोटीन यूज हो रहे हैं? हिस्टोन। इसमें कौन से प्रोटीन यूज हो रहे हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो अब एक बात और समझना, जो आपकी स्ट्रक्चर आती है 30 नैनोमीटर की बेटा, इसको और यहां तक की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब हम सब बैठे हुए हैं, अगर हमारी जो सेल है वो डिवीजन में नहीं गई हुई है तो हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमेटिन नामक स्ट्रक्चर पड़ी है। कौन सी स्ट्रक्चर पड़ी है? क्रोमेटिन। इसका मतलब किस लेवल पे हमारा डीएनए कंडेंस्ड है? 300 नैनोमीटर पे, या फिर आप ऐसे मान के चलो 30 नैनोमीटर पे कंडेंस्ड है। किस पे कंडेंस्ड है? 30 नैनोमीटर पे। जब मेरी सेल को डिवीजन में जाना होगा, जब मेरी सेल को डिवीजन में जाना होगा तब मेरी ये 30 नैनोमीटर की जो कंडेंसेशन है ये जाके 1400 में कन्वर्ट होगी। क्योंकि आपको याद होगा सेल साइकिल में हमने पढ़ा था मेटाफेज में आपके पास क्रोमोसोम स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसका मतलब मेटाफेज तक जब हम जाते हैं तो हमारी ये 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर जो होती है ये कंडेंस होकर कितनी हो जाती है? 1400 नैनोमीटर। इसका मतलब अब जब हम सारे बैठे हुए हैं और हमारी सेल डिवीजन में नहीं गई हुई तो हमारे पास क्रोमेटिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन। और जब हमारी सेल डिवीजन में जाएगी तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? 1400 का क्रोमोसोम। वो भी किस फेज में जाके ढंग से दिखेगा? आपके मेटाफेज। इसका मतलब देखो हम समराइज करते हैं कि क्या चल रहा था यहाँ पे, एक बार देखो ध्यान से। हुआ ये कि हमारे पास हमारा डीएनए था, फिर डीएनए जब आपके स्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप करने लगा तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। उसके बाद ये जो रैप्ड स्ट्रक्चर है, ये पूरा रैप स्ट्रक्चर जो हमने बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल बोला था, तो वैसे मान के चलो माला बन गई। पहले था धागा, धागा के बाद बन गई माला। अब माला को ना बेटा आप उसका दूसरा एंड खोल दो और माला को कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कोइल करने लग जाओ, ऐसे जैसे ये इस तरीके से। और इसमें आपको इस तरीके से स्टोन देखने को मिलेंगे, इस तरीके से। ये हमारा सोलनॉइड मॉडल आ गया। सोलनॉइड मॉडल आने के बाद आपके इसी सोलनॉइड मॉडल ने क्या बना ली? अपनी लूप्स बना ली इस तरीके से। और यही लूप्स बाद में कंडेंस्ड होके आपका क्या बन गई? इस तरीके से क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में ये लूप्स कैसे प्रेजेंट होती है बेटा? कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ऐसे। देखो हुआ क्या, हमारे पास हमारे डीएनए का डायमीटर था 2 नैनोमीटर। इसे डीएनए ने जो स्ट्रक्चर बनाई है लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग करके, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग करके, हिस्टोन प्रोटीन यूज करके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन यूज करके, जो अपने आप को कंडेंस करा है पूरा का पूरा, वो पूरा स्ट्रक्चर कितने का है? टोटल 1400 नैनोमीटर। कितने का है? 1400 नैनोमीटर का। एक बेसिक रिकैप, वर्बल रिकैप। सबसे पहले होती है 2 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर, उसके बाद आती है 10, उसके बाद आती है 30, 30 के बाद 300 और 300 के बाद 700, उसके बाद आपका 1400। अगर मैं बात करूं तुम्हारे ह्यूमन के नॉर्मल न्यूक्लियस में जब तक वो डिवीजन में नहीं जा रहा होता 30 नैनोमीटर या फिर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जब हमारी सेल डिवीजन में जाने की कोशिश करती है तो वो कितने पे चली जाती है? 1400 नैनोमीटर की कंडेंसेशन को आपका डीएनए अटेन कर लेता है। आपकी कंडेंसेशन को अटेन करवाने के लिए 2 तरह के प्रोटीन यूज होते हैं, पहला हिस्टोन, दूसरा नॉन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग में 30 नैनोमीटर तक की पैकेजिंग में काम आते हैं। उसके बाद आप कौन से प्रोटीन आ जाते हैं? आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाते हैं। अब एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट और समझ लो, आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसे हिस्टोन प्रोटीन बना के ऐसे डीएनए को रैप करके ऑलमोस्ट 2 बार
और यहाँ पे H1 लिंकर स्टोन देके उसका नाम न्यूक्लियोसोम लिख रखा है, और ऐसे लिखा हुआ है एक न्यूक्लियोसोम में, मतलब ये एक गोला है, जो इस गोले के अराउंड जब डीएनए रैप होता है तो डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं, तो इस डीएनए के अराउंड कितने बेस पेयर रैप दिखा रखे हैं? 200 दिखा रखे हैं। कितने दिखा रखे हैं? 200। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, वो 200 बेस पेयर तभी दिखा रखे हैं जब H1 लिंकर स्टोन जुड़ा हुआ है। अगर H1 लिंकर स्टोन नहीं जुड़ा हुआ तो आपके